आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB TGT उर्दू, जिसका पोस्ट कोड है 809/24 और साथ के साथ 810/24 का भी, यानी कि पंजाबी का भी, जिनका ई डोजियर जो है वो आप लोगों का कल से जो है वो शुरू हो रहा है, यानी कि 24 जून से आपका शुरू होगा, जो आपका 8 जुलाई तक जो है रहने वाला है। यानी कि आपको तकरीबन 15 दिन का वक्त मिलेगा ई डोजियर में। ई डोजियर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ जो है एक वेबिनार हुआ था जो 22 जून को हुआ था, हमारे ऐप पे हुआ था। उसमें जो है वो काफ़ी डिटेल्स में मैंने बच्चों को बता दिया था। अब दो चीज़ें जो हैं वो बच्चों के दिमाग में जो है वो आ रही हैं, और आज के सेशन में हम लोग जो है वो उन्हीं दो बातों पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। पहला है हमारा ई डोजियर और दूसरा है हमारा फाइनल कट ऑफ, जिसको लेकर जो है वो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि ई डोजियर में क्या क्या होगा और फाइनल कट ऑफ क्या होगी। इसके साथ साथ एक और दिक्कत बच्चों में आ रही है और वो आ रही है उनकी मिस्टेक्स, जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त मिस्टेक हो गई थी या उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, वो मिस्टेक्स। तो दोनों बातें हैं, ये आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ कि चौक एंड डस्टर एकेडमी हमेशा से सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन या तो जल्दी आपके पास आ जाती है या थोड़ी सी वो गलत हो जाती है। इसीलिए हमारा जो काम है वो पढ़ने पढ़ाने का है, और ये काम जो होता है ये टेक्निकल काम होता है या ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो बराए मेहरबानी जो है वो नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। उम्मीद है आप लोग इस बात को जो है वो समझेंगे और इन सब चीज़ों से बचेंगे। ख़ास तौर पे उर्दू वालों का जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो जो कुछ है आपके पास मैसर है उसी पे जो है वो आप लोग थोड़ा सा सब्र करके जो है वो इत्मीनान से जो है वो काम कीजिए। अब आपको जो ई डोजियर जो है वो कल से फिल होने वाला है, उसको आपको OARS यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सिस्टम है उस पर जाके आपको लॉगिन करके जो है वो अपलोड करना है। टोटल जो है वो उसमें आपको कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 11 करने हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने कल के वेबिनार में आपको बता दिया था। बाकी वेबिनार का लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पे, जाके आप लोग उससे जो है वो जुड़ सकते हैं। वेबिनार में 1-1.5 घंटे का वेबिनार हुआ था। अब ये ई डोजियर जो है वो सबसे पहले तो यही है कि सर ई डोजियर में हमें जो है वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आपको जो है वो ई डोजियर क्या करना चाहिए, फिल करना चाहिए। अब फिल भी उन बच्चों को करना चाहिए जिन बच्चों की पूरी क्या हो रही हो, एलिजिबिलिटी पूरी हो रही हो। जब से रिज़ल्ट आया है मेरे पास तकरीबन 15 से 20 ऐसे फॉर्म आए हैं जिन बच्चों का जो है वो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, और उसका रीज़न है उनकी बीए की डिग्री या बीए की मार्कशीट। कुछ बच्चों ने जो है वो बीए जो है वो बीए जो है वो हिस्ट्री में किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने जो है वो उर्दू भर दिया है एमए के बेस पे, क्योंकि उनका जो एमए है वो उर्दू में है। तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे न्यू आरआर के अकॉर्डिंग। दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने बीए जो है वो एडिशनल किया है। एडिशनल से मुराद होता है कि उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से जो है वो बाद में किया है। तो ये बच्चे भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया तो यही हो जाता है कि आप लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भरेंगे तब भी, और नहीं भरेंगे तो ऑलरेडी जो है वो हो गए हैं, क्योंकि आरआर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग सोचते हैं कि इस जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो इसकी सीट क्या रहेगी, तो इसकी सीट जो है वो खाली रहेगी। बिल्कुल, उन्हें जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम की बात करें 2021 की, तो 917 वैकेंसीज थी, जिसमें जो फाइनल रिज़ल्ट आया था वो 177 का आया था, जिसमें 127 मेल थे और तकरीबन जो है वो 50 के आसपास फीमेल थी। तो कुल मिला के जो है वो 177 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 917 में से। आप लोग इसकी PDF जो है वो देख सकते हैं, गूगल पर जो है वो अवेलेबल है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं।
तो सबसे पहले बात तो ये हुई कि आपकी बीए की मार्कशीट में जो डिग्री है या आपका क्वालिफ़िकेशन है वो गलत है। इसके बाद दूसरी ये है आपकी मार्कशीट के हवाले से जो होता है हमारा नॉलेज ऑफ हिंदी, कि इसमें हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो कुछ बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए होते हैं, मदरसे से पढ़े हुए होते हैं, तो मदरसे में जो है वो हिंदी जो है वो कम पढ़ाई जाती है या फिर वो नहीं लेते हैं। तो अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो कम से कम आपके पास 8वीं की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, जहाँ पर ऑप्शन आएगा हिंदी नॉलेज का, आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन होता है 10वीं का या 12वीं का। आपने 10वीं में और 12वीं में हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ तो भी आप जो है उसके एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आपके पास बीए में होना चाहिए, बीएड में होना चाहिए, या फिर आपके पास सीटेट में होना चाहिए हिंदी, ये आपके पास होना चाहिए। भले ही आपने बीए के या बीएड के एक सेमेस्टर में पढ़ी हो, आपको उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपने कोई अलग से जो है वो कोर्स कर रखा हो, डिप्लोमा वगैरह का, वो भी जो हो जाएगा मान्य हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई उसके रिगार्डिंग बात। इसके बाद आपने बीएड किया होगा तो कुछ बच्चों ने अभी 2023 में या 22 में किया होगा तो उनकी अभी डिग्री नहीं आई होगी, तो वो अपनी डिग्री जो है वो प्रोविज़नल निकलवा लें, जो हैंड टू हैंड मिल जाती है आपके स्कूल कॉलेज में, और आप लोग जो है प्रोविज़नल को अपलोड कर दें। जब डीवी होगा तो डीवी में जो है वो आप लोग ओरिजिनल वाले दिखा सकते हैं। तो ये हुई आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग के बाद। अगर आपको बाद में कोई डाउट आता है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई डाउट ना मिले या ना आए, तो फिर भी आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये हुई आपकी उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात। अब यहाँ पे दूसरी एलिजिबिलिटी हमारे पास आती है सीटेट की। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये वाली क्वेरी मेरे पास कम से कम 10 क्वेरीज आई हैं कि सर हमने जो है वो सीटेट पेपर 2 जो है वो ओबीसी कैटेगरी में जो है वो क्वालिफाई किया, यानी कि 82 नंबर से जो है वो हमने क्या किया हुआ है, पास किया हुआ है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी में जो है वो स्कोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए जनरल की कट ऑफ गई है 80.15, ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। अब कोई बच्चा ओबीसी का है और उसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 90। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 80 कट ऑफ है, उसके 90 नंबर है, तो उसका जो है वो सिलेक्शन पक्का है। पहली बात तो ये है। अब दिक्कत यह है कि उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में होगा या उसका सिलेक्शन ओबीसी में होगा, ये भी है। देखा जाए तो कट ऑफ यूआर में है, लेकिन यूआर के लिए जो है उसका सीटेट के जो मार्क्स हैं वो कम है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन जो होगा वो उसकी अपनी कैटेगरी में होगा, ओबीसी कैटेगरी में। अगर सीट्स ज़्यादा हैं, जैसे अगर हम बात करें फीमेल में जो है वो 19 सीटें हैं, अगर 19 कैंडिडेट में कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका ओबीसी से सर्टिफिकेट सीटेट का क्वालिफाइंग है और वो यूआर में जा रहे हैं, तो वो यूआर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओबीसी में ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर ये बच्चे 19 से ज़्यादा हुए, मान के चलिए 20 बच्चे ऐसे हुए हैं जिनका ओबीसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से है और नंबर जो है वो उनके जनरल में आ रहे हैं, तो जो एक बच्चा होगा जो ऊपर बढ़ता हुआ होगा उसका जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका ओबीसी से क्या है, सीटेट है, और उन्हें जहाँ पर जो है वो जनरल से रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसका जो सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में हो जाएगा अगर सीट बचती है तो एक क्राइटेरिया ये हो गया ओबीसी का। तो ओबीसी में आपको मिनिमम जो है वो 90 नंबर जो है वो लाने ज़रूरी होते हैं, जो आप सेफ में जो है वो माने जाते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं, आपके 90 हैं और आप लोग जो है वो जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो वहाँ पर जनरल में कंसिडर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जनरल की सीट जो है वो काफ़ी सारी हैं। इसके बाद दूसरा डाउट आ रहा है बच्चों को, ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, ये दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ओबीसी दिल्ली जो है सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए है, और ओबीसी भी दो होते हैं, एक नॉन क्रीमिलियर होता है और एक क्रीमिलियर होता है। तो ओबीसी सिर्फ वैलिड रहेगा एनसीएल, और वो भी 1993 के प्रूफ पर या फादर या मदर के बेस पे बना हुआ होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन से पहले का बना हुआ हो, आप इसे रिन्यू करवा के जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं नॉन क्रीमिलियर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओबीसी, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली के हैं, उन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त ओबीसी आउटसाइड दिल्ली भर दिया था। अब ई डोजर में आएगा तो उनसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा,
तो यहाँ पर आप लोग कुछ चेंज मत कीजिएगा। जो आपका आपके स्टेट का है, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, तो उसमें आप लोग वही वाला अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो तब तक आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होनेगा जब तक आप उसमें फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं डालेंगे। आपका रिकॉल नोटिस आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग चाहें कि आपका रिकॉल नोटिस ना आए, तो इसलिए आप लोग DSSB ऑफिस जाके जो है वो एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर जो है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और DSSB ऑफिस के जाइए और वहाँ से जो है वो स्टैम्प और डायरी नंबर लेके उसे अपलोड कर देंगे, तो आपका रिकॉल नोटिस नहीं आएगा। अगर फिर भी बाई चांस आ जाता है तो दोबारा से एप्लीकेशन देके आप कर दीजिएगा। घबराने वाली बात नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला कि आपने OBC आउटसाइड दिल्ली भरा है या OBC दिल्ली भरा है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। तो ये बात आप लोग जो है वो जहन में रख लीजिएगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है हमारी मिस्टेक की, कि हमसे मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते वक्त। तो मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टेक जो है वो दो होती हैं। एक होती है आपकी क्लैरिकल और एक होती है आपकी टेक्निकल। ये दो मिस्टेक होती हैं आपकी, क्लैरिकल और टेक्निकल। जिसमें बड़ी होती है वो होती है क्लैरिकल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लैरिकल। टेक्निकल वो होते हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो है वो क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। मान के चलिए आपके फॉर्म भरते वक्त नाम में गलती हो गई, आपने एड्रेस गलत भर दिया, आपने जो है वो मार्क्स गलत भर दिए, आपने जो है वो डिजिट उल्टी कर दी, जैसे 5-4 था आपने 4-5 कर दिया। यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपसे मिस्टेक हुई है वो टेक्निकल होती है और जो डॉक्यूमेंट्स में होती है वो क्लैरिकल होती है। दोनों की मिस्टेक से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, बशर्ते कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, और वह है आपका एफिडेविट। आपने देखा होगा पॉइंट नंबर 11 पे जब मैंने वीडियोस बनाया था तो उसमें मिसलिनियस वाला पार्ट था। अगर आपके उसमें मिस्टेक है तो आप लोग एफिडेविट जो है वो बनवा सकते हैं। एफिडेविट की कॉपी ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। जो बच्चा ग्रुप में नहीं है वो ये नंबर नोट कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहता हूँ। अब इनको सुधारे कैसे, एफिडेविट को बनवा ले, तो एफिडेविट का परफॉर्मा ऑलरेडी ग्रुप में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसमें जो है वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है क्लैरिकल में, क्योंकि क्लैरिकल जो है वो बहुत दिन से होती है। किसी के में कुमारी लगा हुआ होता है, किसी में मोहम्मद MOSD होता है, किसी में MD होता है, किसी के नाम में स्पेलिंग होती है। तो क्लैरिकल जो होता है वो SDM की नोटिस से हो जाता है सही, और ये टेक्निकल वाला होता है वो सिर्फ नोटरी पे जाएगा आप तहसील में, वहाँ से एफिडेविट लीजिएगा 10 रुपये का, 50 रुपये का या 100 रुपये का, और उसे ई-डोजियर में मेंशन करना ज़रूरी है। ध्यान रख लीजिएगा, क्लैरिकल मिस्टेक हो या आपकी टेक्निकल मिस्टेक हो, आपको जो है वो वहाँ पर सबमिट करते वक्त मिसलिनियस वाले पार्ट में, रिमार्क्स वाले ऑप्शंस में आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है कि मुझसे फॉर्म भरते वक्त ये गलती हुई है। और जब आप लोग फॉर्म भरें तो ध्यान रख लीजिएगा, उसमें जब भी कोई भी गलती हो तो उसमें साइबर कैफ़े वाले का नाम मत डालिएगा, खुद डालिएगा कि मुझसे भूलवश फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई थी। तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि टेक्निकल एरर जो है वो हो सकता है। तो ये ई-डोजियर की कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा है लेकिन उनके पास एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ई-डोजियर ना भरें पहले ही, क्योंकि इससे जो है वो क्या हो जाता है, बच्चों को डर है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन अभी तक 2-4 दिन में जितने भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 134 के आसपास आए हैं, 134 दशमलव कुछ आए हैं। और उनका जो नाम है वो आबिद है, वो उत्तर प्रदेश से जो है वो रहने वाले हैं। उन्होंने सेल्फ़ स्टडी की है, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, तो उन्होंने सेल्फ़ स्टडी से ही क्या किया है, सिलेक्शन लिया और थोड़ा सा उन्होंने यूट्यूब से देखा। तो इस हिसाब से उनके जो हाईएस्ट अभी तक हैं वो 134 है। बाकी किसी और के हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें जो है वो एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो मिनिमम, ये सबसे हाईएस्ट है, इसके बाद आता है सबसे लोवेस्ट। तो लोवेस्ट है ये वाला 80.115। तो इस तरीके से इन दोनों का जो है वो मैच करके या एवरेज करके जो है वो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है
वो क्या रहने वाली है? फाइनल कट ऑफ। देखो फाइनल कट ऑफ वैसे तो डिपेंड करेगा ई डोजियर पे कि ई डोजियर कितने लोग भरते हैं, और ई डोजियर जब लोग भरेंगे तो उसमें कितने लोगों को जो है वो रिकॉल नोटिस आएगा। रिकॉल नोटिस कैसे आता है, उसमें क्या क्या डिफिशियंसी आती है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो फाइनल कट ऑफ है ये 80.15 से लेके और यहाँ तक यानी कि 134 दशमलव जो भी है, अभी जहन में नहीं आ रहा, तो 134 मान के हम लोग चल सकते हैं। तो इसके बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। अब कितनी रहेगी, अगर आप मेरे एतबार से देखना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं 80.15, उससे 1 या 2 नंबर ऊपर अगर आपके हैं तो आपका जो है वो सेफ़ स्कोर है। बिल्कुल आप लोग जो है वो बिल्कुल सेफ़ हैं। हालांकि 80.15 वाले भी सेफ़ हैं, लेकिन उनके चांसेस थोड़े से कम हैं। जिनके 80.15 नंबर आ रहा है वो बिल्कुल निश्चित रहिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है तो आपका जो है वो सिलेक्शन 100% है, 100% है। ये बात आप लोग जो है वो मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर के ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। घबराने की बात नहीं है। काफ़ी सारे कहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि 100+ बहुत सारे के हैं, कितने भी हों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें वो बच्चे चाहिए जिन्होंने को ई डोजर भरा है और उसमें डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे हों। हालांकि ई डोजर में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, जैसे पहले हुए थे और इस बार भी होंगे, तो आप लोग जो है वो घबराइएगा मत, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ई डोजर जो है वो सीट से ज़्यादा मांग गए हैं, तो उसमें जो है वो बच्चे पहले ही निकल जाएंगे जिन बच्चों का जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कमी आएगी। इसके साथ साथ एक बड़ी और दिक्कत आती है बच्चों के साथ, वो है उनका एडमिट कार्ड, कि सर हमारा जो है वो एडमिट कार्ड खो गया है, अब इस सिचुएशन में क्या करें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एडमिट कार्ड भी 2 वैलिड होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। कि आप सोचें सर कौन सा एडमिट कार्ड है, एक तो वो जो आपने डाउनलोड किया होगा वो जो है वो वैलिड नहीं होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। जिस पर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम में स्टैंप लगी होगी और स्टैंप के साथ उस पर कंप्यूटर नंबर भी मेंशन होगा, और एक हल्की सी क्या होती है चिप लगी हुई होती है या एक चमकीली सा आपको टैग लगा दिया जाता है, तो वही वाला क्या होगा मान्य होगा। अब मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड 2 तरह के होते हैं, तो ये तो वो हो गया जो आपका ओरिजिनल है, जो ई डॉक्यूमेंट जो ई एडमिट कार्ड माना जाता है वही वैलिड है, और वैलिड भी वो है जो स्टैम्प पेपर के साथ आया हो। अगर आपका खो गया है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, मतलब जो आपने संभाल के रख रखा होगा लेकिन स्टैंप नहीं है, वो वाला वैलिड नहीं होगा, उसका सब्स्टिट्यूट रहेगा FIR, ठीक है। आप लोग जो हैं वो अपने आसपास के इलाके में, जो भी आपका इलाका हो, वहाँ के पुलिस थाने में जाइएगा और FIR करा दीजिएगा। अब बहुत से लोग क्या कराते हैं, ऑनलाइन FIR करा देते हैं। ऑनलाइन मत कराइएगा, दिक्कत हो सकती है। आप लोग ऑफलाइन में जाके जो है वो उसकी करा सकते हैं। 50-100 रुपये में आपका जो है वो ये काम हो जाता है आराम से, ईज़िली, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर मेरे से घर में ही हुआ है, ये मत बताइएगा कि मेरा सफ़र में हुआ है या मुझसे जो है वो आते जागते कहीं खो गया है। क्योंकि जैसे अगर आपने बताया दिल्ली एग्ज़ाम देने आए होंगे और आपने कहा कि रास्ते में खो गया है, तो अगर आप लोग मान के चलिए दिल्ली NCR में, तो वो पहले देखेंगे कि आपका कौन सा थाना लग रहा है, तो फिर कहेंगे भैया आप उस थाने में जाके जो है वो एप्लीकेशन लिखिए। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपने घर में या अपने इलाके में बताइएगा कि सर घर में था, साफ़ सफाई थी, शादी का प्रोग्राम था, या कुछ कोई और भी वजह बता सकते हैं, तो वो घर में रखा था, वो कहीं गुम हो गया है। ये मत लीजिए खो दिया है, ये लिखना कि एप्लीकेशन में कि गुम हो गया है। उसका क्या फॉर्मेट होता है, आप लोग जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे, वहाँ के जो थानेदार साहब होंगे वो लिख देंगे, और वही जो है वो आप लोग पॉइंट नंबर 7 में यानी कि एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें थी आज के सेशन में, बड़ी आराम से मैंने बताया, और इसके बाद जो है वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा लाइव कि ई डोजियर जो है वो आपका कल से शुरू जो हो रहा है, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर मैसेज कर लीजिएगा। ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पे भी जो है वो आप लोग जुड़ सकते हैं। और एक बार उन बच्चों के लिए भी मुबारकबाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलते हैं नए सेशन में, शुक्रिया।